हिलाना मत कैमरा। तो बेटा हमारा पाठ 2 है ना? पाठ 2 कक्षा हमारी कौन सी है? कक्षा हमारी 7 है। चैप्टर का नाम है हिमालय की तो बेटा हम ना ये वाला जो चैप्टर है इसके शब्दार्थ पूरे देख चुके हैं। शब्दार्थ हमने पूरे लिख लिए थे। शब्दार्थ मैंने आपको पहले बता दिए थे। ठीक है, अब आपको चैप्टर पढ़ाना है तो चैप्टर में पढ़ाता हूँ। देखिए चैप्टर का नाम है हिमालय की बेटियां, पार्ट 2 है एनसीईआरटी कक्षा 7 से। बच्चों ध्यान दो। देखिए हिमालय क्या है? एक बर्फ का भंडार है। हिमालय क्या है? बर्फ का भंडार। यहाँ ना बर्फ ही बर्फ है। क्या है? बर्फ ही बर्फ। और जब ये बर्फ वहां से पिघलती है तो बहती है और बह करके क्या बन जाती है? नदियां बन जाती है, पानी बन जाता है। ठीक है नहीं? और जब ये नदियों के माध्यम से समतल धरती पर आकर के उतरता है तो फसलों को पकाने का अर्थात खेतों में पानी पहुंचाने का क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, तो देखो बेटा प्रत्येक बच्चे की उंगली चलनी चाहिए और आप मेरे बहुत अच्छे बच्चे तो हो ही हो। देखिए अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। लेखक हैं इसके कौन बेटा? बाबा नागार्जुन है। कौन है? बाबा नागार्जुन। हाँ, कहाँ से आई हो जी? बैठो जल्दी से आओ बेटा। बाबा नागार्जुन इसके लेखक हैं। वो कह रहे हैं अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होते थे, दिखाई पड़ते थे। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामू की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। वही लेखक का मानना है कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, चाहे आपका यमुना है, चाहे आपका गंगा है, चाहे आपकी सरस्वती है, चाहे आपकी रावी है, चाहे आपकी बेतवा है, चाहे आपकी सिंधु है, चाहे आपकी नर्मदा है, चाहे आपकी गोमती है ना? जितनी भी नदियां हैं, लेखक का मानना है कि उन नदियों में लेखक जब नहाता, स्नान करता है ना, तैरता है ना, तो उसको ऐसा प्रतीत होता जैसे कि वो ठीक अपनी माँ और दादी की, मौसी की क्या कर रहा हो? गोदी में खेल रहा हो या आनंद कीड़ा कर रहा हो। समझ में आया बच्चों? Yes, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने आई थी। मैं हैरान था, मैं मतलब आश्चर्य में था, सोच में था कि यही दुबली पतली गंगा, दुबली पतली मतलब यही मतलब कम उसमें बहने वाली है ना, छोटी छोटी गंगा, यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती। जब हिमालय पे देखा तो हिमालय से अनेकों पहाड़ों के माध्यम से टकरा टकरा करके चल रही होगी, पतली पतले में चल रही होगी तो पानी, और धरती पे आके पूरे में क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो उसको देख करके लेखक हैरान है कि ऊपर देखा तो पतली और नीचे देखा तो कितने बड़े। समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनका यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता मैदान में जाकर के। भाई जब ये हिमालय से ये नदियां आती हैं तो एक पार से उसमें टकराती हैं है ना, पत्थरों से होकर के निकलती हैं तो ध्वनि ज्यादा होती है, कल कल की ध्वनि ज्यादा होती है। लेकिन जब समतल मैदान पर ये नदियां उतर जाती हैं तो एक वेग से धीमे धीमे ऊपर ऊपर बहती रहती हैं, तो वो हर्ष और आल्लास उल्लास समाप्त हो जाता। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, लेखक कह रहा है, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कुतूहल विस्मय नहीं होता। यानी कि किसी लड़की को देख लेने के पश्चात मुझे इतने आश्चर्य और आनंद की अनुभूति नहीं होती जितनी मुझे होती है इन नदियों को देखने के पश्चात।
जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, अर्थात हिमालय की पुत्रियों की बाल लीला को देख करके जो आनंद की अनुभूति मुझको होती है वो किसी लड़की के देखने के पश्चात भी नहीं होती। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है? लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य आगे बढ़ना, कुछ प्राप्त करना, है ना। कहते हैं ना कि भाई हमारा ये उद्देश्य है, हमारा ये लक्ष्य है, हम ये बनेंगे, हम अफसर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, है ना, हम फौजी बनेंगे, हम पुलिस बनेंगे, हम IAS बनेंगे, है ना। ऐसे सबका क्या होता है? अपना लक्ष्य होता है। वैसे ही लेखक कह रहा है इन नदियों का क्या लक्ष्य है? ये कहाँ जा रही है? कहाँ पहुंचेंगी? जाके समुद्र में जाके मिल जाएंगी। तो समुद्र में पहुंच जाना इनका क्या है? लक्ष्य है, उद्देश्य है। नौसर क्यों नहीं है? और क्या है फिर? तुम बताओ तो खड़े होके। नौसर नहीं तो क्या है फिर? जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, परेशान कर रखा है, अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? अरे हिमालय की बेटियां हैं तो हिमालय क्या हो गए? इनके पिता हो गए। पिता का अलौकिक बड़ा प्रेम पाकर, स्नेह पाकर के भी ये शांत नहीं है, इनको आनंद नहीं मिल रहा है। तो फिर ऐसे क्या चीज है जिसके पास ये जा रही है वह आनंद की अनुभूति करेंगी, है ना। वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा, अर्थात शांति पहुंचा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधिकाय सब उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये दरा दूर दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल, ये सब क्या है? वृक्ष हैं। इन वृक्षों के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा, अर्थात अपने पिता हिमालय की याद आ जाती होगी। कौन जाने बुड्ढा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, अर्थात इनको कितनी याद करता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों बड़ी नदियां हैं। जब कोई सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदियों का नाम लेता है तो रावी हो, सतलज हो, बेतवा हो, यमुना हो, गंगवा हो, सरस्वती हो, गोमती हो, हैं, इन सब नदियों के नाम स्वतः ही आ जाते हैं। तो कह रहा है सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गड़ंक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं, अर्थात इन सब नदियों की याद आ जाती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। हमको आ रहे पढ़ा के चैप्टर, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत राज हिमालय की इन दे बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों का देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती होगी। कालिदास के विरह ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देने जाना, तुम्हारी वे प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों की पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इस नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। नदियों को लोक माता किसने कहा है? काका किसने कहा है? काका कालेलकर ने। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेसी की भावना करें तो वह कैसा रहेगा। ममता का एक और विधागा है
जिसे हम इनके साथ जोड़ सकेंगे। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, तो लिंग तब्बत है, मन उचट गया, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर उसमें प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तो मैं गुनगुलाने लगा, बोलो जय हो सतलज बहन तुम्हारे, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मदद मन हटा खुमारे, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी या बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित तट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। चलो तो बेटा हम अभी आते हैं, ठीक है।